प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पार्ट 1 ये वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं। आप मेरा प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हैं। उस वीडियो में मैंने आपको टोटल 6 क्वेश्चन सॉल्व कराए थे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के, और इस वीडियो में हम लोग बचे हुए 5 क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था टोटल 11 क्वेश्चंस हमने करने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे, और अगर आपने ये 11 के 11 क्वेश्चन अच्छे से समझ के कर लिए तो समझ लेना कोई भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आएगा आप बड़े आराम से उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। गेट के क्वेश्चन तो सिंपल केक वॉक की तरह होंगे, बाकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप बड़े इजीली उसको अटेम्प्ट कर जाओगे। ठीक है, तो द मेन थिंग इज ये 11 क्वेश्चंस आपको बहुत ढंग से आराम से लॉजिकली समझने हैं। मैंने आपको बहुत बार समझाया था प्रीवियस लेक्चर में भी, तो आज मैंने एक बार फिर से रिपीट कर दिया। ठीक है जी, तो अब जो बचे हुए 5 क्वेश्चंस है वो मैं अब आपको करा रहा हूँ। ठीक है, ओके, तो देखो भाई, पहला क्वेश्चन क्या है। एलियट bought a computer. The manual states that the lifetime T of the product in years, the computer works properly until it breakdown satisfies this equation। तो ये वही बात है, फंक्शन वाली बात है ना। याद करो, जो मैंने लास्ट क्वेश्चन आपको प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था ये बिल्कुल वैसा ही है। ये जैसे मैंने आपको बताया था ना कि वो हरमीन जो है वो फिनिश कर लेती है एग्जाम इन लेस देन एच आवर h/2, तो मैंने बोला था कि प्रोबेबिलिटी लेस देन एच इज h/2, तो प्रोबेबिलिटी वो एक घंटे से पहले अपना एग्जाम खत्म कर लेगी 1/2, प्रोबेबिलिटी आधे घंटे से पहले खत्म कर लेगी, दैट इज 0.5/2 एंड सो ऑन। याद आ रहा है, वो फंक्शन वाली बात है एकदम, है ना। तो बिल्कुल वैसे ही फंक्शन इन्होंने यहाँ पे आपको दे रखा है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी टी इज ग्रेटर देन स्मॉल टी इज इक्वल टू e पावर माइनस t/5। तो इसने बोला क्या, एक बार आराम से पढ़ लो। देखो इसने क्या बोला है कि एलियट बॉट द कंप्यूटर, द मैनुअल स्टेट्स दैट द लाइफ टाइम टी ऑफ द प्रोडक्ट इन ईयर्स। ठीक है, जो लाइफ टाइम है इन ईयर्स आपको बता रहा है। द कंप्यूटर वर्क्स प्रॉपर्ली अंटिल इट ब्रेक डाउन सेटिस्फाई दिस। मतलब सिंपल लाइफ टाइम आपको क्या बता रहा है, ये इक्वेशन बता रही है। मतलब मैं आपको सिंपल ऐसे बोलूं कि पी टी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 दैट इज इक्वल टू e पावर माइनस 1/5। तो ये क्या हुई, प्रोबेबिलिटी कि उसका लाइफ टाइम कम से कम 1 साल तो है, मतलब 1 साल तक वो ब्रेक नहीं हुआ। ठीक है, तो 1 साल तक उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, e पावर माइनस 1/5। अच्छा जी, प्रोबेबिलिटी टी ग्रेटर देन इक्वल टू 2, इसका मतलब क्या हुआ, उसका लाइफ टाइम 2 साल तो है ही है, मतलब 2 साल तक वो ब्रेक नहीं हुआ। ठीक है, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है जी, e पावर माइनस 2/5। ठीक है, अच्छा जी, तो टी ग्रेटर देन 2 समझ रहे हैं ना, मतलब लाइफ टाइम 2 साल तो है ही है, मतलब इसके आगे कब ब्रेक होगा वो मुझे नहीं पता। मतलब प्रोबेबिलिटी कि वो 2 साल तक ब्रेक नहीं हुआ, ये चीज ये बता रही है। ऐसी प्रोबेबिलिटी कि वो 1 साल तक ब्रेक नहीं हुआ, वो ये बता रही है, एंड सो ऑन। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है जी, तो इसका लाइफ टाइम टी ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब इसका लाइफ टाइम 2 से ज्यादा है। अब कितना ज्यादा है वो मुझे नहीं पता, 3 साल 4 साल 5 साल 7 साल 8 साल जितना चलेगा चलेगा, मुझे नहीं पता। लेकिन प्रोबेबिलिटी कि वो पहले 2 साल में ब्रेक नहीं हुआ, उसके लिए ये हमारे को प्रोबेबिलिटी गिवन है। आई थिंक समझ पा रहे होगे आप लोग मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है जी, ओके जी, तो आगे वही बता रखा है, ऑब्वियसली फॉर ऑल टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऑब्वियसली टाइम नेगेटिव तो जाएगा नहीं, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए बता रखा है। ठीक है जी, नाउ ही परचेजेस द कंप्यूटर एंड यूजेस इट फॉर 2 years विदाउट एनी ब्रेकडाउन। मतलब 2 साल तो उसका लाइफ टाइम कंफर्म है ही है। ठीक है, तो इस आपको क्या गिवन है कि वो 2 साल तक ब्रेक नहीं हुआ। अब आपसे क्या पूछ रहे हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट ब्रेक डाउन इन द 3rd ईयर। ठीक है, तो अब आपसे क्या पूछी जा रही है, देखो कि एक तो मैं इवन इवेंट मान लेता हूं कि डज नॉट ब्रेक इन फर्स्ट 2 years। फर्स्ट 2 years में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आई, दिस इज आवर इवेंट 1। इवेंट 2 मैं ले लेता हूं, या रादर ए भी ले लो ना, इवेंट इवेंट क्या ये आपको दिक्कत में डालते हैं, है ना, हम लिखना पड़ेगा मेरे को बार बार ही। तो ए इवेंट हम ले लेते हैं डज नॉट ब्रेक फॉर इन फर्स्ट 2 years, बी इवेंट ले लेते हैं ब्रेक इन द 3rd ईयर, ब्रेक इन द 3rd ईयर। ठीक है, तीसरे साल में वो कहीं ब्रेक हो गया। ठीक है जी, तो पहले आप जरा मुझे ये समझाओ मेरे को निकालना क्या है। आपको समझ आ रहा होगा प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है हमारे को, जैसे हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में लिखते थे प्रोबेबिलिटी बी गिवन ए निकालना है ना। क्यों, क्योंकि ब्रेक इन 3rd ईयर गिवन इट डज नॉट ब्रेक इन फर्स्ट 2 ईयर। समझ में आ रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, ये देखो यही पूछ रहे हैं ना आपसे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट ब्रेक डाउन इन द 3rd ईयर। तो इसका मतलब क्या हो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट ब्रेक डाउन इन 3rd ईयर गिवन इट डज नॉट ब्रेक इन द फर्स्ट ईयर। ऑब्वियसली फर्स्ट ईयर में ब्रेक नहीं होगा, तभी वो 3rd ईयर में जाके ब्रेक होगा। आई थिंक आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है जी, हाँ जी, तो प्रोबेबिलिटी तो ये हमने लिख दिया बी गिवन है, बी गिवन मतलब प्रोबेबिलिटी इट ब्रेक इन 3rd ईयर गिवन इट डज नॉट ब्रेक इन द फर्स्ट 2 years। ठीक है, फर्स्ट 2 years में वो ब्रेक नहीं हुआ। हाँ जी, तो ये कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला आपको पता है, क्या फॉर्मूला लगेगा हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है, सिंपल है एकदम। अच्छा जी, तो अब आप जरा मुझे समझाओ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा भाई, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होगा, डज नॉट ब्रेक इन 2nd ईयर एंड ब्रेक इन द 3rd ईयर। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, एक बात ये समझो, मतलब जो उसका लाइफ टाइम है 2 साल से तो पक्का ज्यादा है, लेकिन 3 साल से कम है, क्योंकि तीसरे साल में वो ब्रेक हुआ है। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं क्या कहना चाहता हूँ, उसका लाइफ टाइम जो टी है, ठीक है, चलो मैं यही लिखता हूँ, तो मैं ये निकालना चाह रहा हूँ प्रोबेबिलिटी कि जो उसका लाइफ टाइम टी है इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 ईयर एंड साइमल्टेनियसली इट इज लेस देन और इक्वल टू 3 years।
मैं ये चीज निकालना चाह रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है भाई, डज नॉट ब्रेक फॉर द फर्स्ट टू ईयर, तो आपको सिंपल पता है भाई, है ना, डज नॉट ब्रेक फॉर द फर्स्ट टू ईयर इज टी ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है। आई थिंक ये चीज तो क्लियर है एकदम सब लोगों को, है ना, डज नॉट ब्रेक इन द फर्स्ट 2 इयर्स मतलब प्रोबेबिलिटी टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। हाँ जी, तो ये चीज तो हमारे को गिवन थी, इसमें कोई डाउट तो नहीं ना किसी को, क्योंकि ये तो मैं पहले आपको बताया क्या है, फंक्शन था ये देखो दोबारा से पढ़ देते, द मैनुअल स्टेट्स दैट द लाइफ टाइम टी ऑफ द प्रोडक्ट इन इयर्स द कंप्यूटर वर्क्स प्रॉपर्ली अंटिल इट ब्रेक डाउन सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो टी ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब 2 साल तो ब्रेक नहीं हुआ, उसके आगे कभी होगा वो मुझे नहीं पता। टी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 मतलब 1 साल तक ब्रेक हुआ नहीं, उसके आगे कब होगा वो मुझे नहीं पता, बट प्रोबेबिलिटी की वो पहला साल ठीक ठाक निकाल गया, इसकी प्रोबेबिलिटी है जी ई पावर 1 माइनस 1/5, है ना। और ये क्योंकि ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती है ऐसे ही। अब यहाँ पे मैंने क्या बोला, डज नॉट ब्रेक इन द फर्स्ट ईयर, तो पहले 2 साल ब्रेक नहीं, मतलब ये बात ये गारंटी है कि वो पहले 2 साल ठीक ठाक चला है, आगे कब ब्रेक होगा कब नहीं होगा वो मुझे नहीं पता, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो 2 साल पूरे ढंग से चलेगा, ये मैंने पहले ऑलरेडी बता रखी थी, ई पावर 1/2/5, तो मैंने बस वो चीज हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो मेन चीज है ये चीज निकालना, है ना, ये चीज थोड़ी सी आपको टेंशन डालेगी कि टी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेस देन इक्वल टू 3 ये कैसे निकालें, ये चीज तो आपको पता है, टी ग्रेटर देन इक्वल टू 2, है ना। तो मैं एक बार थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेता हूँ, है ना, लिखने में हमारे को थोड़ी सी आसानी हो जाएगी, ठीक है जी। हाँ जी, तो ये चीज मेरे को जरा समझाओ कैसे निकालोगे आप, प्रोबेबिलिटी ऑफ टी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेस देन इक्वल टू 3 ये कैसे निकालोगे। देखो एक बात तो ये सिंपल है, मैं क्या कहूंगा, देखो मैं तो एक बार लिखता हूँ फिर मैं आपको समझाऊंगा। देखो टी शुड, यही छोटा सा ट्विस्ट है बस, ये चीज अगर आप पकड़ गए तो फिर क्वेश्चन कुछ नहीं है, फिर बहुत इजी है। हाँ जी, तो मतलब मेरे को ये चीज तो चाहिए प्रोबेबिलिटी टी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 चाहिए, है ना। तो टी ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब 2 से कितनी भी आगे जाके फेल हो जाए मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, मतलब 2 साल तक तो ढंग से चल ही रहा है। और साथ साथ मैंने यहाँ पे क्या कह रखा है, टी लेस देन इक्वल टू 3 कह रखा है, ठीक है जी। तो टी लेस देन इक्वल टू 3 कहने का मतलब क्या होगा, माइनस प्रोबेबिलिटी टी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। ये चीज पकड़ में आई कि नहीं आई, अगर ये चीज आप पकड़ गए हो ना तो समझ लो पूरा क्वेश्चन सॉल्व है, फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो आराम से समझो, 2 से तो लाइफ टाइम 2 से तो ज्यादा है लेकिन 3 से कम है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी पी टी ग्रेटर देन इक्वल टू 2, मतलब 2 साल से तो ज्यादा चले। अब 2 साल से ज्यादा चलेगा तो कितना भी ज्यादा चल सकता है ना, 3 4 5 6 7 8 9 10 कितना भी ज्यादा चल सकता था, ऐसे समझो। देखो ये पहला साल है, ये दूसरा साल है, उसके बाद तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां ऐसे ऐसे है सारा। हाँ जी, तो 2 से ज्यादा है प्रोबेबिलिटी, मतलब ये सारा पार्ट, ठीक है, मतलब यहां कहीं आके ब्रेक हो सकता है, ये पूरा कहीं पे भी ब्रेक हो सकता है, ये आपको बता रहा है प्रोबेबिलिटी टी ग्रेटर देन इक्वल टू 2, मतलब 2 साल तक तो ढंग से चला है, तो ब्रेक होने का कहां चांसेस है, यहां आगे कहीं पे भी ब्रेक हो सकता है, ठीक है। अच्छा, टी ग्रेटर देन इक्वल टू 3 का मतलब क्या होगा, 3 तक तो ढंग से चले, उसके आगे कहीं भी जाके ब्रेक हो सकता है। बात समझाने की नहीं आ रही है। हाँ जी, तो ये पार्ट तो देखो कॉमन है ना दोनों का, तो इसका मतलब क्या होगा, तीसरे साल में अगर आप उसको ब्रेक करवाना है तो मैं क्या करूंगा, टी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 माइनस टी ग्रेटर देन इक्वल टू 3, है ना। तो प्रोबेबिलिटी टी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 माइनस प्रोबेबिलिटी टी ग्रेटर देन 2 मतलब यहां से लेकर के यहां तक, ये पूरा पार्ट था हमारे पास, ये पूरा पार्ट, ठीक है। मैं एक बार कलर अलग ले लूं, हाँ, तो ये पूरा पार्ट था आपके पास, ठीक है। तो टी ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब यहां कहीं पे भी ब्रेक हो सकता है, और टी ग्रेटर देन इक्वल टू 3 का मतलब क्या होगा, 3 से आगे कहीं पे भी ब्रेक हो सकता है, मतलब यहां। तो इस टोटल में से, है ना, ये चीज घटा दो आपकी बात बन जाएगी, तो वही चीज हमने एक किस्म से लिखी है, तो पी टी ग्रेटर देन इक्वल टू 3। थोड़ा सा देखो थोड़ा सा वही बात है, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, अगर थोड़ा सा सोचोगे तो आपको अपने आप से क्लियर हो जाएगा यहाँ पे हमने क्या किया है, ठीक है। बस यही मेन क्रक्स था, अगर आप ये चीज पकड़ गए तो क्वेश्चन बहुत ईजी है, नहीं तो भाई वही बात है, थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है आपको करने में, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा सबको, ठीक है जी। तो टी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेस देन इक्वल टू 3 के लिए क्या बोलना है, प्रोबेबिलिटी टी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 माइनस प्रोबेबिलिटी टी ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ठीक है। हाँ जी, तो वो चीज आपको पता ही है। टी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 कैसे निकालते हैं भाई, ई पावर माइनस 2/5, ठीक है जी। अच्छा, टी ग्रेटर देन इक्वल टू 3, टी ग्रेटर देन इक्वल टू 3 आपको पता ही है ना, ये देखो ऊपर इक्वेशन के हिसाब से हम लिखते चले जाएंगे, टी ग्रेटर देन इक्वल टू 3 क्या होगा, ई पावर माइनस 3/5, तो बस उठा के लिखो, ठीक है, ई पावर माइनस 3/5, तो बस अब आपके ये आ चुका है, ये आपको पहले ही पता है, ई पावर माइनस 2/5, तो आपके पास सीधा आंसर निकलेगा। हाँ जी, तो अब हम क्या कहेंगे, प्रोबेबिलिटी बी गिवन ए दैट विल बी इक्वल टू ये चीज, तो ई पावर माइनस 2/5 माइनस ई पावर माइनस 3/5 डिवाइडेड बाय टी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 दैट इज ई पावर माइनस 2/5, ई पावर माइनस 2/5। दिस इज माय आंसर। सॉल्व कर सकते हो आप लोग, प्लीज, मैं यहाँ पे टाइम पास नहीं करूंगा। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा, सिंपल क्वेश्चन था एकदम, ठीक है। मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लो। द ओनली क्रक्स वाज, बार बार समझा रहा हूँ, टी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 माइनस टी ग्रेटर देन इक्वल टू 3, अगर आप ये चीज पकड़ गए तो समझ लो क्वेश्चन सॉल्व है, फिर आपके इस क्वेश्चन में कुछ ध्यान नहीं है, बट अगर आप इस चीज को नहीं पकड़े हो तो फिर आपको दिक्कत है थोड़ी सी, ठीक है। तो इसको आप आराम से नोट डाउन कर लो, ये लो मैंने एक स्क्रीन पे कर दिया, फटाफट नोट डाउन कर लो, ठीक है। फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करूंगा, कर लिया नोट डाउन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करें, ठीक है। देखो भाई, टू फेयर डाइस आर रोल्ड एंड इट इज रिवील्ड दैट वन ऑफ द नंबर रोल्ड वाज 4
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द अदर नंबर रोल्ड वाज अ 6? ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी बहुत सारे करा चुका हूं, बट स्टिल कोई बात नहीं, फटाफट से देखते हैं। 2 डाइस आर रोल्ड, तो पहले तो ये बताओ, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सैंपल स्पेस क्या होगा भाई? 36। सैंपल स्पेस की कार्डिनलिटी 36। अच्छा, इट इज रिवील्ड दैट वन ऑफ द नंबर रोल्ड वाज अ 4। अच्छा, अब ये देखो, ध्यान से सुना करो क्वेश्चन को। वन ऑफ द नंबर रोल्ड वाज 4, ये नहीं पता कौन से वाला 4 आया, मतलब पहले डाइस पे 4 आया, दूसरे डाइस पे 4 आया, हमारे को ये नहीं पता, बस ये बोल दिया गया कि वन ऑफ देम इज 4। ठीक है। अच्छा जी, तो अब देखो इवेंट ए क्या है? वन ऑफ द डाइस शोड 4। वन ऑफ द डाइस शोड 4। हाँ जी, तो क्या क्या इसमें मतलब क्या क्या चांसेस हो सकते हैं वन ऑफ द डाइस शोड 4 का? देखो सीधी सी बात है भाई, 4 1, मतलब पहले पे 4 आया हो, या तो दिस इज पॉसिबल 4 1 से लेकर 4 6 तक। ठीक है। अच्छा, फिर दूसरे वाले पे क्या पता 4 आया हो, तो फिर 1 4 से लेकर, ठीक है, और से 6 4। ठीक है, बट एक बात ये समझो, आपको लगेगा यहाँ से भी 6 आ गए, यहाँ से भी 6 आ गए, बट नहीं। एक्चुअली एक कॉमन था ना, 4,4, जब दोनों पे 4 आया होगा तो फिर वो यहाँ पे भी इंक्लूडेड है, यहाँ पे भी इंक्लूडेड है, तो इसलिए टोटल कितने आएंगे जी? 11। ठीक है, 11 फेवरेबल केसेस हैं, और टोटल केसेस कितने हैं जी? 36 हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मैं यहीं से बोल के भाग सकता हूँ, 11/36। बोलो कोई डाउट हो तो इस चीज में? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई, ये सब कॉमन सेंस की बातें आपको आती होंगी, समझ रहे हो ना? वन ऑफ द डाइस शोड 4 मतलब क्या होगा, ये नहीं बताया ना किस किस पे 4 आया है। तो पहले पे अगर 4 आया होगा तो 4 1 4 2 4 3 अप टू 4 6, या फिर दूसरे पे 4 आया तो 1 4 से लेकर 6 4 तक, है ना? तो टोटल यहाँ 4 1 से 4 6, ये गिनती 6 हो गई। यहाँ से भी 1 4 से लेकर 6 4 तक, ये मतलब दूसरे वाले पे अगर 6 दूसरे वाले पे 4 आया था, तो मतलब पहले वाले पे 1 से 1 to 6 कुछ भी आ सकता था, तो यहाँ पे भी 6 फेवरेबल केसेस हो गए। बट 4 4 दो बार, दोनों इधर भी आया था, इधर भी आया था, इसलिए हमने उसको घटा दिया। तो टोटल 11/36 आ गई थी प्रोबेबिलिटी ए की। इवेंट हमारे को पता लग गया। अच्छा, उसके बाद क्या कह रहा है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द अदर नंबर रोल्ड वाज अ 6? तो बी बताओ भाई। बी मतलब दूसरे वाले ने 6 दिया। ठीक है, दूसरे वाले ने 6 दिया, तो 6 दिया होगा, तो इसका मतलब क्या है भाई? अदर वन 6, मतलब वही बात है, किसी ना किसी एक पे 6 आया है ना? तो इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे? किसी ना किसी एक पे 6 आया, अगेन सेम टू सेम, जैसे एक पे 4 वाली बात थी, तो ऐसे 6 वाली बात आएगी, तो वो भी कितना आएगा जी? 11/36 आएगा। प्लीज अपने आप चेक कर सकते हैं। तो वही बात है, बी क्या बता रहा है भाई? वन डाइस शोड 6। ठीक है, वन डाइस शोड 6, तो वही चीज है एकदम। देखो 6 1 पहले वाले पे आया होगा अगर, तो 6 1 6 2 डॉट 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 अप टू 6 6, है ना? तो पहले वाले पे 6 था, तो दूसरे वाला 1 to 6 घूम गया ना। ऐसे ही फिर हम सोच सकते थे कि दूसरे वाले पे 6 आया हो, पहले वाले पे ना आया हो, है ना? तो दूसरे वाले पे अगर 6 आया होगा, तो हम ऐसे मान के चलेंगे 1 6, है ना, 2 6 डॉट 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 6 6। ठीक है। अच्छा जी, तो ये कितने बन गए जी? अगेन 6 से बन गए, तो 6 6 12, लेकिन ये 6 6 देखो दो बार आ रखा है, तो इसलिए अगेन वही बात आएगी 11, है ना? तो 11/36 वही बात है। अगर आप सामने बैठे थे तो मैं इसे मुझे बार बार रिपीट ना भी करूं, बट वही बात है, आप सामने नहीं हो तो मुझे नहीं पता आप समझ पा रहे हो कि नहीं, तो इसलिए मेरे को बार बार चीजें रिपीट करनी पड़ती है। ठीक है जी, तो प्रोबेबिलिटी भी निकल गई है। अच्छा जी, अब आप जरा मुझे समझा दो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। अच्छा, एक बात पहले मुझे ये समझाओ, आपको निकालना क्या है, पहले तो मुझे ये क्लियर करो, है ना? तो आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी, बताओ ए गिवन बी के बी गिवन है। देखो ये रिवील कर दिया गया है कि पहले पे 4 मतलब एक पे 4 आ चुका है, तो मतलब प्रोबेबिलिटी दैट द अदर गिव 6 गिवन वन ऑफ देम शोड 4, है ना? तो वन ऑफ देम शोड गिवन वन ऑफ देम शोड 4, तो मतलब बी गिवन है, आपको निकालना है ना प्रोबेबिलिटी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द अदर वन शोड 6 गिवन वन ऑफ देम शोड 4? आई थिंक आप समझ पा रहे होगे, बार बार बोलने की जरूरत नहीं, आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है जी, तो ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालने की जरूरत नहीं थी, मैंने फिर भी जबरदस्ती की निकाल दी, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन, ताकि थोड़ा सा आप स्टेप बाय स्टेप चीजें समझ सकें, और कुछ नहीं। ठीक है जी, तो ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकलेगा भाई? दोनों का कॉमन पार्ट, दोनों कॉमन पार्ट क्या होगा? एक ने 4 दिया, दूसरे ने 6 दिया, तो ऑब्वियसली कैसे कैसे सिर्फ दो ही चॉइसेस है ऐसे, है ना? मतलब पहले पे 4 है, दूसरे पे 6 आया, या पहले पे 6 आया, दूसरे पे 4 आया। देखो क्या वही बात है भाई, देखो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होगा? एक पे 4 आया, एक पे 6 आया, बस सीधी सी बात है। एक पे 4 एक पे 6 मतलब या तो पहले पे 4 दूसरे पे 6, या फिर पहले पे 6 दूसरे पे 4, है ना? दो ही पॉसिबिलिटी हैं, आप समझ पा रहे होगे। तो दो पॉसिबिलिटी है, तो ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगी भाई? 2/36। ठीक है, डिवाइडेड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मैं पहले निकाल के बैठा हूं, क्या? 11/36। तो इसका आंसर क्या आएगा जी? 2/11। सिंपल क्वेश्चन, डेड सिंपल क्वेश्चन। ऐसे तो मैंने आपको पहले प्रीवियस लेक्चर में भी कराए थे। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा सबको, इसमें मेरे ख्याल से मेरे को और ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। बस आपको मेन बात क्या है? पहचान होनी चाहिए क्वेश्चन की। यहाँ पे गिवन वगैरह वर्ड गिवन नहीं था, गिवन वर्ड नहीं था यहाँ पे, बट स्टिल आपको कॉमन सेंस से समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे पूछा क्या उन्होंने? प्रोबेबिलिटी दैट द अदर वन शोड 6 गिवन वन ऑफ देम शोड अ 4।
तो गिवन वन ऑफ देम शोड अ 4, तो वही बात है भाई 6 गिवन 4, तो वही बात होगी। 4 वाला कौन सा था, ए इवेंट था, 6 वाला कौन सा था, बी, तो बी गिवन ए हमारे को निकालना था। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा, मेरे ख्याल से मेरे को ज्यादा बोलने की टाइम वेस्ट और कुछ नहीं। ठीक है जी, क्लियर है, आगे बढ़ रहा हूं मैं। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, 16 प्लेयर्स हैं P1 टू P16 प्लेयर टूर्नामेंट, 16 प्लेयर में टूर्नामेंट हुआ है, दे आर डिवाइडेड इनटू 8 पेयर्स एट रैंडम, पेयर्स बना लिया हमने, ठीक है। तो मतलब जैसे P1 P2 डॉट 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 अप टू P16 है, तो हमने इनके पेयर्स बनाए, जैसे P1 P2 का एक पेयर बन गया, है ना, P5 P9 का एक पेयर बन गया, डॉट 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 डॉट, ऐसे हमने पेयर्स बनाए हैं, ठीक है। तो टोटल ऑब्वियसली कितने पेयर बनेंगे भाई, 16/2, ठीक है, 16 डिवाइडेड बाई 2, इट कम्स आउट टू बी 8, टोटल 8 पेयर बने, ये इन्होंने बोला है, डिवाइडेड इनटू 8 पेयर्स एट रैंडम, फॉर ईच पेयर अ विनर इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द गेम प्लेड बिटवीन द टू प्लेयर्स, ठीक है। तो दो मतलब पेयर्स बना करके इनमें आपने टूर्नामेंट करवाया, गेम खेले हैं इन्होंने, और जो भी विनर होगा वो देखेंगे, तो विनर इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द गेम प्लेड बिटवीन द टू प्लेयर्स, ठीक है। तो दो प्लेयर्स में गेम खेली है और उसके हिसाब से विनर डिसाइड होगा। अच्छा, आगे क्या कह रहा है, एज्यूमिंग दैट ऑल द प्लेयर्स आर ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ, सब इक्वल स्ट्रेंथ के, ऐसा नहीं है कि कोई ज्यादा जीत सकता है, किसी की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है जीतने की, किसी की कम, ऐसा कुछ नहीं है, सब इक्वल स्ट्रेंथ के हैं। देन प्रोबेबिलिटी दैट द एग्जैक्टली वन ऑफ द टू प्लेयर P1 एंड P2 अमंग द 8 विनर्स इज, क्या कहा इन्होंने, प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन ऑफ द टू प्लेयर्स P1 एंड P2 इज अमंग द 8 विनर्स, तो 8 विनर्स बनेंगे ना, देखो P1 P2 पेयर था, P5 P9 पेयर था, एंड सो ऑन, तो कोई ना कोई विनर बना होगा, जैसे P1 बना होगा, यहाँ से P5 बना होगा, एंड सो ऑन। तो मेन बात क्या कह रहे हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि एग्जैक्टली वन ऑफ द टू P1 एंड P2 इज अमंग द 8 विनर्स, जो भी 8 विनर्स बनाए गए हैं, 8 विनर तो कोई भी आ सकते हैं, तो 8 विनर्स में से P1 या P2 होगा, मतलब एग्जैक्टली वन ऑफ द P1 P2 होगा, ठीक है। मतलब या तो अगर P1 है तो P2 ना हो, P2 है तो P1 ना हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मैं आपको एक सजेशन देता हूं, अगर आपने मेरे कॉम्बिनेटोर्स के वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज पहले मेरे कॉम्बिनेटोर्स के वीडियो देखो, वहां से आप इस क्वेश्चन को डेड इजी, बहुत इजीली सॉल्व कर जाएंगे, मैं इस बात की गारंटी लेता हूं। नहीं तो नहीं भाई, आपको थोड़ी सी यहाँ पे दिक्कत आएगी, बट स्टिल मैं कोशिश करता हूं एक बार आपको समझाने की। देखो सीधी सी बात है भाई, विनर चूज करना है ना, पेयर्स बना रखे, विनर चूज करना है, तो विनर कितने हैं भाई, 8 विनर आएंगे ऑब्वियसली, क्योंकि हर एक पेयर से एक एक विनर आएगा। तो सिंपल बात है, 16 में से आप कोई भी 8 लोग पिक कर सकते थे, तो टोटल चांसेस कितने हैं 16 में से 8 पिक करने के, ठीक है जी। तो प्रोबेबिलिटी सिंपली, ये सिंपल क्वेश्चन है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाले से भी आप सोल्व कर सकते हो, बट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से सोल्व करोगे तो दिक्कत आएगी, छोड़ो उसको, आप सिंपल कॉमन सेंस सोल्व करो। प्रोबेबिलिटी क्या देती है, फेवरेबल इवेंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, ठीक है, फेवरेबल इवेंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। अब वही बात है, अभी ढंग से लिख देता हूं मैं एक बारी, है ना। एक स्टूडेंट का कमेंट भी आया था कि सर राइटिंग आपकी डे बाय डे खराब होती जा रही है, तो मैं ढंग से लिखता हूं इसको। प्रोबेबिलिटी क्या है भाई, फेवरेबल इवेंट्स, लो अब ठीक है, फेवरेबल इवेंट्स अपॉन टोटल इवेंट्स, या फेवरेबल केसेस लिख लो, अगर इवेंट आपको टेंशन देता है तो फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस, ठीक है, फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस, ठीक है जी। तो टोटल केसेस आपको पता है जी 16C8 आएगा, कॉमन सेंस की बात है, 16 में से कोई भी 8 जने पिक कर लो, वो आपके विनर्स हो जाएंगे। अच्छा, अब आपने कहा क्या गया अभी, एग्जैक्टली वन ऑफ द टू प्लेयर्स, मतलब P1 या P2 में से एग्जैक्टली एक होना चाहिए, मतलब सिंपल बात इतनी करूंगा, अगर P1 प्रेजेंट है तो P2 प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, या फिर अगर P1 प्रेजेंट नहीं है तो P2 प्रेजेंट होना चाहिए, ये आपको पॉसिबिलिटीज निकालनी है। तो ऑब्वियस पहली बात तो ये सोचो, P1 प्रेजेंट है और P2 प्रेजेंट नहीं है, P1 प्रेजेंट है तो ऐसे समझो 16 में से 8 जने पिक करने थे ना आपको, तो P1 अगर प्रेजेंट है तो अब आपको 7 लोगों को ही पिक करना है, क्योंकि एक तो आप ले चुके हो पहले ही, 8 विनर लेने हैं तो एक तो आप पहले ले चुके हो। अच्छा, P2 को नहीं लेना है, तो एक बात ये सोचो, 16 जने थे ना आपके पास, 16 में से P1 को आप ऑलरेडी चूज कर चुके हो, तो अब बचे कितने, 15। अच्छा, 15 में से आपको कोई भी 7 लेने थे, लेकिन 15 में से 7 नहीं लेने, क्योंकि P2 को आपने पिक करना ही नहीं है, P2 को आपने पहले साइड कर दिया, तो बचे कितने, 14 लोग, 14 में से 7 पिक करने हैं, तो ऑब्वियसली कितना आंसर आएगा जी, 14C7। आई थिंक आप समझ पा रहे हो, है ना, 14C7 कहते हो तो मैं ढंग से एक बार लिख देता हूं, तो ये कितना आएगा जी, 14C7। सिमिलरली ऑन द सिमिलर बैकग्राउंड्स आप ये भी सोच सकते थे, P1 को नहीं लेना, P2 को लेना, तो ऐसे सोचो भाई, P2 को लेना है ना, पिक करना है आपको, तो आपको अब 8 जनों में से अब कितने जने पिक करने हैं, 7 जने पिक करने हैं, क्योंकि P2 को तो ऑलरेडी आप ले चुके हो, ठीक है जी। अच्छा जी, अब कितनों में से पिक करना है, अब देखो P2 तो आप ऑलरेडी ले चुके हो, तो बचे कितने चॉइसेस आपके पास, 16 में से 15 ही जने बचे ना, क्योंकि P2 तो आप ऑलरेडी ले चुके हो, तो 16 में से 15 लोग बच गए। अब 15 में से आपको 7 पिक करने थे, नहीं, क्योंकि P1 को आपको लेना ही नहीं है, तो 15 नहीं, 14 में से पिक करना है, क्योंकि P1 को तो आपने पहले साइड कर दिया, तो 14C7।
तो बिल्कुल सेम है, बट स्टिल फॉर द सेक ऑफ रिवीजन मैंने एक बार और समझा दिया आपको आई थिंक क्लियर हो रहा होगा। हाँ जी, तो ये लेना है या फिर ये लेना, और मतलब प्लस वाली बात आएगी। तो ठीक है जी, तो हम सिंपली 14C7 प्लस 14C7 लिखना है, तो मैं उसको बोल देता हूँ 14C7 चलो कोई बात नहीं, लिख देता हूँ 14C7 प्लस 14C7 डिवाइडेड बाय 16C8। आप इसको सॉल्व कर सकते हो, आपको लगेगा कि सर ये तो बहुत बड़ा नंबर आएगा, बड़ा अजीब आएगा, हम तो कंफ्यूज हो जाएंगे एंड सो ऑन। बड़ा कुछ भी नहीं है भाई, एक झटके में सॉल्व होगा। कराऊं? चलो मैं इसको सॉल्व कराता हूँ आपको, देखो कितना इजीली सॉल्व होगा ये, है ना, बस कुछ नहीं है, डेफिनेशन चलानी है कुछ नहीं। 14C7 कैसे सॉल्व करते हो भाई, एन से कैसे सॉल्व करते हो, एन फैक्टोरियल मतलब 14 फैक्टोरियल, ठीक है, 14 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल, है ना, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल, है ना, और साथ साथ एन माइनस आर फैक्टोरियल मतलब 7 फैक्टोरियल, ठीक है जी, इनटू, सॉरी प्लस, है ना। हाँ जी, तो वही बात है, आप थोड़ा सा टाइम बचाएं, 2 से मल्टीप्लाई कर दें सीधा सीधा, ठीक है जी, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय दिस डिवाइडेड बाय, ये फैक्टोरियल है जी, ठीक है, हाँ जी, डिवाइडेड बाय 16 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 फैक्टोरियल इनटू 8 फैक्टोरियल। सिंपल बात है, ये चीज समझते होगे आप लोग, ठीक है जी। तो देखो भाई 8 फैक्टोरियल और 7 फैक्टोरियल कट जाएगा, 8 आंसर आ जाएगा, 8 इंटू 7 फैक्टोरियल होगा ना 8 फैक्टोरियल, ऐसे ही ये भी कट जाएगा, यहाँ पे भी 8 आ जाएगा, ठीक है जी। अच्छा जी, अब ये देखो ये 16 फैक्टोरियल था, 14 फैक्टोरियल था, तो यहाँ कितना जाएगा जी 16 इंटू 15, 16 इंटू 15 इंटू 14 फैक्टोरियल होगा, तो वो कैंसल आउट हो गया। अच्छा जी, तो अब देखो भाई अब क्या सीन बनेगा, ये 8 2 इंटू 8 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 15, ये चीज समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो 2 से मल्टीप्लाई था ना ये, 2 इंटू 8 चला जाएगा ऊपर, और ये 16 इंटू 15 नीचे रह जाएगा, ठीक है जी। तो लो भाई 8 टू द 16, ये 16 सीधा कैंसल, 8/15, दिस इज माय फाइनल आंसर, ठीक है। कितना सिंपल क्वेश्चन है, देखा सीधा 8/15 एक झटके में आंसर आ गया। तो कॉमन सेंस से सोल्व हो रहा था भैया ना, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से कर सकते थे, बट टाइम की बर्बादी और कुछ नहीं है, इसलिए मैं उस सब में नहीं जा रहा हूं। और समझाऊंगा विषय तो आपको लगेगा कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बहुत मुश्किल टॉपिक है, एंड सो आपके मन में कुछ फालतू फालतू ख्याल आएंगे, तो बेटर है कि हम चीजों में ज्यादा घुसे ही ना, कॉमन सेंस से सीधा सीधा सोल्व हो रहा था ये, सिंपल नॉर्मल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था ये, ठीक है जी। तो 8/15 दिस इज माय फाइनल आंसर। आई थिंक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं जंप कर रहा हूँ, ये एक स्क्रीन पे मैंने कर दिया, फटाफट नोट डाउन कर सकते हो आप लोग, ठीक है, बढ़ रहा हूँ मैं आगे, ठीक है जी। ओके, आगे क्या कह रहा है देखो, अ बैग कंटेन अ ब्लू बॉल, ठीक है, एक ब्लू बॉल है, तो ब्लू बॉल्स कितनी है जी, एक है, बैग कंटेन अ ब्लू बॉल, सम रेड बॉल्स, रेड बॉल्स मुझे नहीं पता कितनी है, तो रेड बॉल्स हमारे पास है आर है, ठीक है, आर रेड बॉल्स हैं, और सम ग्रीन बॉल्स, तो ग्रीन बॉल्स हमारे जी, हमारे पास कुछ ग्रीन बॉल्स हैं, ठीक है। अच्छा, यू रीच इनटू द बैग एंड पुल्स आउट 3 बॉल्स एट रैंडम, 3 बॉल्स आपने पिक करी है, ठीक है। अच्छा, द प्रोबेबिलिटी दैट यू पुल आउट वन ऑफ ईच कलर इज एग्जैक्टली 3%, मतलब 0.03 प्रोबेबिलिटी है। आप अगर आपने 3 पिक करी, तीनों अलग अलग कलर्स की निकली, मतलब एक एक कलर की, जैसे एक ब्लू निकल आई, एक रेड और एक ग्रीन, ये है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है जी, एग्जैक्टली कितनी है, 3% है। अच्छा, उसके बाद क्या कह रहे हैं, हाउ मेनी बॉल्स वर इनिशियल इन द बैग इफ द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स ऑफ रेड बॉल्स एंड ग्रीन बॉल्स गिवन इज इक्वल टू 598। तो यहां से ना आपको थोड़ा सा दिमाग घूमना चाहिए कि प्रोडक्ट क्यों देके जा रहा है, प्रोडक्ट ऑफ रेड बॉल्स एंड ग्रीन बॉल्स इज 598, मतलब बताया नहीं रेड बॉल्स और ग्रीन बॉल्स कितनी है, बट इसने सिर्फ ये बता दिया कि प्रोडक्ट इनका 598 है। तो थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है, तो क्यों दिया होगा इसने प्रोडक्ट, सोचो जरा, है ना, और ऑप्शंस दे रखे हैं। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखो मैं आपको ऐसे बताता हूँ, 3 बॉल्स आपने पिक करी है ना, एक 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 ब्लू होनी चाहिए, एक रेड होनी चाहिए और एक ग्रीन होनी चाहिए, है ना। तो अब आप कॉमन सेंस से बताओ, वही बात है, प्रोबेबिलिटी क्या होती है फेवरेबल, वही बात है, ये सिंपल क्वेश्चन है एकदम, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हमारे को घुसने की जरूरत नहीं है, मैं इसको डायरेक्टली कॉमन सेंस से सॉल्व कराऊंगा। प्रोबेबिलिटी क्या होती है फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस, फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल। अगेन वही बात बोल रहा हूँ भाई, अगर आपको ये सब समझ नहीं आ रहा तो कमिट और इसकी वीडियो देखो, इस टाइप के क्वेश्चन मैंने कमिट और इसमें आपको दुनिया भर के सॉल्व करा रखा, दुनिया भर के, याद करो, है ना। जब मैं वो प्लेइंग कार्ड्स वाले क्वेश्चन कराता था कि 4 एस पिक करे, है ना, तो फिर हम कहते थे 13 में से 4 पिक कर लिए, एंड सो मैंने बहुत क्वेश्चन कराए थे, प्लीज आप चेक करोगे तो आपको अपने समझ में आएगा। कमिट और इसमें मैंने दुनिया भर के इस टाइप के क्वेश्चन करा रखे हैं, ये केक वॉक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, अगर आपने मेरे कमिट और से देख रखे हैं तो आप खुद से सॉल्व कर जाओगे इसको, ठीक है जी। हाँ जी, तो फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस, हाँ जी, तो फेवरेबल केसेस कितने होंगे, देखो सीधी सी बात है, ब्लू बॉल तो एक ही है, तो 1C1, सीधी सी बात है ना। अच्छा, मल्टीप्लाई, अभी हमारा काम कंप्लीट नहीं हुआ ना, याद आ रहा है मल्टीप्लिकेशन रूल, अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ, आपने एक तो ब्लू बॉल ले ली, अब एक रेड भी तो चाहिए, तो रेड बॉल का मेरे को पता नहीं है, तो हम बोल देते हैं ऐसे RC1, अभी भी काम कंप्लीट नहीं हुआ, एक ग्रीन बॉल भी पिक करनी है, हाँ जी, तो GC1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस कितना होगा भाई, टोटल नंबर ऑफ केसेस होगा, से हमारे पास टोटल बॉल्स Z हैं, या यू कैन से Z क्या, आप सीधा बोलो R प्लस G प्लस 1, ठीक है, सिंपल है ना एकदम, क्योंकि R रेड बॉल्स हैं, G ग्रीन बॉल्स हैं, और 1 हमारे पास ब्लू बॉल गिवन थी, हाँ जी, तो R प्लस G प्लस 1 C3, बस इसको सॉल्व करके हमारा आंसर निकलेगा। अब आपको समझ में आएगा ये प्रोडक्ट क्यों दे रखा था 598, क्योंकि देखो जब 1C1 इज नथिंग बट 1 ओनली, इसको छोड़ दो आप,
हाँ जी, तो नीचे में लिखता हूँ इस चीज को, है ना। तो फिर RC1 इज नथिंग बट R, तो R मल्टीप्लाइड बाय G डिवाइडेड बाय R प्लस G प्लस 1 C3 दैट इज इक्वल टू व्हाट, ये प्रोबेबिलिटी है ना, और प्रोबेबिलिटी 3% गिवन है, प्रोबेबिलिटी 3% मतलब 0.03 गिवन है। अब R इंटू जी आपको पता है क्या है, कितना दे रखा है इसने 598, तो बस वैल्यू पुट करो और वही बात है। अब प्रॉपर सॉल्व करने की बजाय ना यहाँ से हिट एंड ट्रायल लगा लो, थोड़ा सा जल्दी आ जाएगा आंसर, है ना। तो प्लीज अपने आप वैल्यूज लगा करके देखना, आंसर इसका 50 आ जाएगा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट। ठीक है, तो टोटल बॉल्स हमारे को चाहिए ना, देखो R प्लस जी प्लस 1 की वैल्यू चाहिए थी। रादर देखो अब वही बात है, आपको दिक्कत आ सकती है, R प्लस जी प्लस 1 है, C3 करोगे उसमें टाइम पास करोगे, आप इसको Z मान लो ना, पूरे को टोटल मान लो कि Z बॉल्स थी हमारे पास, है ना। तो अब सिंपल देखो, R इंटू जी की वैल्यू आपको पता है क्या है, R इंटू जी की वैल्यू 598 गिवन है, तो मैं सिंपल बोलूंगा जी 598 डिवाइडेड बाय ZC3 दैट इज इक्वल टू 0.03। हाँ जी, तो Z33 आपको खोलना आता है कि नहीं आता, बिल्कुल आता है, Z इंटू जेड माइनस 1 इंटू जेड माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। ठीक है, उसके हिसाब से प्लीज मैं यहाँ पे टाइम पास नहीं करूंगा, आप अपने आप से वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखना Z की वैल्यू जब आप 50 भरोगे ना, तो आपके पास आंसर निकल आएगा। ठीक है, तो मतलब सिंपल बात है 50C3 590 डिवाइडेड 50C3 करके देखना 0.03 आ जाएगा, दैट्स इट। तो वही बात है, खास बात क्या है इस क्वेश्चन में, वैल्यूज पुट कर करके देखना, थोड़ा जल्दी आंसर आ जाएगा और कुछ नहीं। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा सबको हम कैसे करने की कोशिश करें। ठीक है, तो 50 में आंसर प्लीज आप अपने चेक कर लेना, बहुत सिंपल, बिल्कुल डेड सिंपल क्वेश्चन था, कुछ नहीं था इसमें। बढ़ जाऊं आगे, ठीक है, कमेंट्स देख रखा है तो बहुत सिंपल है, नहीं तो वही बात है, टफ है। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं मैं। गिवन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 0.9, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 0.8, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.9 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.8 है, मैक्सिमम अपॉन मिनिमम वैल्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, एंटर अप टू 3 डेसिमल वैल्यूज। बताओ ये कैसे करोगे, बड़ा बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, दिस इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। अभी तक गेट एग्जाम में नहीं आया है, पता नहीं क्यों नहीं आया, मुझे नहीं पता, इस पे तारे बना लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बताओ मैक्सिमम अपॉन मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है। देखो प्रोबेबिलिटी, पहले तो मुझे ये बताओ ए गिवन बी होता क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, होता क्या नहीं होता। अच्छा, अब अगर आपको इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, ठीक है, इफ यू वांट इट्स मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू का मतलब क्या होगा जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बहुत बड़ा आ जाए, तभी हम मैक्सिमम वैल्यू कह पाएंगे ना। ठीक है, अच्छा जी, और अगर आपको मिनिमम वैल्यू चाहिए थी, मिनिमम वैल्यू चाहिए थी, तो आप क्या बोलोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कम से कम आए। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे। अच्छा, अब आप जरा मुझे समझाओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ज्यादा से ज्यादा कैसे आ सकती है, कॉमन पार्ट ज्यादा से ज्यादा बड़ा क्या हो सकता है। देखो सीधी सी बात है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी बड़े से बड़ी क्या हो सकती है, दैट विल बी नथिंग बट ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बन जाए किसी तरीके से, मतलब बी सबसेट हो जाए ए का। ठीक है, अगर बी सबसेट हो गया ए का, तब हम क्या कह देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डिवाइडेड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और आंसर बना जाएगा ना। तो मैक्सिमम वैल्यू कब निकलेगी, ए इंटरसेक्शन बी बड़े से बड़ा है, कॉमन सेंस की बात है। अभी देखो सीधी सी बात है, ये चीज आप समझते हो कि नहीं समझते हो, ये एक सेट ए है, ठीक है, और ये एक सेट बी है, तो आप चाहते हो कि ये जो कॉमन वाला पार्ट है ये बड़े से बड़ा है, बड़े से बड़ा कब आएगा, या तो ए सबसेट हो जाए बी का, या बी सबसेट हो जाए ए का, तभी हमारी बात बनेगी। अच्छा, अब एक बात ये सोचो, ए गिवन बी था हमारे पास, तो ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी था ना, समझ पा रहे हो कि नहीं। देखो ये वाला पार्ट बड़ा कब आएगा, इंटरसेक्शन वाला, या तो बी खिसक खिसक के इसके अंदर चला जाए, या ए खिसक खिसक के इसके अंदर चला जाए। ठीक है, तभी बात बनेगी। हाँ, तो अब एक बात ये समझो, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी हमारे को चाहिए थी, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी तो नीचे है ना आपके पास, तो इस चीज को बड़े से बड़ा करना है, तो ऑब्वियसली इसको किसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बनाने की कोशिश करो, ताकि मेरा आंसर बना जाए। तो कैसे, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 1 बनाने का मतलब क्या होगा, सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बी बनाएंगे तभी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डिवाइडेड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बना जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर कब होगी, जब मैं बोलूंगा ए इंटरसेक्शन बी इज नथिंग बट बी ओनली, ए इंटरसेक्शन बी इज नथिंग बट बी ओनली, मतलब बी इज सबसेट ऑफ ए। ठीक है, अब एक बात ये सोचो, सबसेट हो भी सकता था क्या नहीं, हाँ जी बिल्कुल हो सकता था, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.8 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.9 है, तो मतलब बी के चांसेस कम है और ए के चांसेस ज्यादा है ना, तो मतलब ऑब्वियसली बी सेट छोटा रहा होगा और ए सेट बड़ा रहा होगा। सैंपल स्पेस में से ही आपने कोई इवेंट चूज करे है ना, ए कुछ इवेंट है, बी कुछ इवेंट, और इनकी प्रोबेबिलिटी है, तो ऐसे ये समझो। देखो भाई, ये हमारा सैंपल स्पेस है, ठीक है, ए भी कुछ इवेंट था, बी कुछ इवेंट था, तो ए की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, बी की प्रोबेबिलिटी कम है, तो इसका मतलब क्या है, ए में जो फेवरेबल चांसेस हैं वो ज्यादा है, मतलब सैंपल स्पेस से ज्यादा एलिमेंट लेके बैठा ए में। ए जो है वो सबसेट है सैंपल स्पेस का, ऑब्वियस सी बात है, एवरी इवेंट इज सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, तो ये जो ए सबसेट है सैंपल स्पेस का ये बड़ा रहा होगा, और जो बी की प्रोबेबिलिटी कम आई है, इसका मतलब जो बी इवेंट था सैंपल स्पेस का वो छोटा रहा होगा। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे, है ना। तो बी छोटा है और ए सेट बड़ा रहा होगा, तो वही बात मैं यहाँ पे कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि बी सबसेट हो जाएगा, दिस इज पॉसिबल हियर। हाँ, अगर ए हमारा 0.8 होता, बी हमारा 0.9 होता,
तो फिर मैं नहीं कह सकता था कि बी सबसेट हो जाएगा। दिस इज नेवर पॉसिबल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज ध्यान रखना भाई। नंबर्स के हिसाब से चलना, ऐसे अपने तुक्के मत लगाने लग जाना गेट एग्जाम में, समझ पा रहे हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.9 थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.8 थी, तो बी कैन बी सबसेट ऑफ ए, यस इट इज पॉसिबल, बट ए कैन नेवर बी सबसेट ऑफ बी। व्हाई? ए सबसेट हुआ बी का तो मतलब ए के चांसेस ज्यादा हैं, तो मतलब सैंपल स्पेस से ए ज्यादा एलिमेंट लेके बैठा है, मतलब ए बड़ा सेट है और बी छोटा सेट है, तो बड़ा छोटे का सबसेट कैसे हो जाएगा? दिस इज नेवर पॉसिबल। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे, ठीक है जी। हाँ जी, तो फिर हमने यहां से ये कंक्लूजन निकाला कि बी इज सबसेट ऑफ ए, ठीक है जी। तो उस केस में हमारे पास मैक्सिमम आ जाएगी, तो ऑब्वियसली दैट विल बी 1, ठीक है जी। तो मैक्सिमम मेरे समझ गए, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी, तो मैक्सिमम वैल्यू मैं लिख देता हूँ, मैक्सिमम क्या आएगी जी? ए इंटरसेक्शन बी इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ओनली, ए इंटरसेक्शन बी हमने बी मान लिया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, दैट इज नथिंग बट 1। तो मैक्सिमम आ गई जी 1। अच्छा बताओ मिनिमम क्या होगी? कॉमन सेंस से सोचो, मिनिमम बता दो। अगर आपने मिनिमम बता दी तो मैं समझ जाऊंगा आपकी कंसेप्ट क्लियर है। अच्छा पहले इसको फटाफट से नोट डाउन करो, फिर मैं इसको थोड़ा सा छोटा करूंगा और अपना निकालूंगा वैल्यू मिनिमम, है ना। तो मिनिमम, चलो पहले नोट डाउन करो इसको। करा नोट डाउन? चलो अब देखो मैं नीचे करके दिखाता हूँ, देखो मिनिमम कैसे निकालेंगे। एक बात पहले मेरे को ये समझाओ, मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, है ना। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की मिनिमम वैल्यू हम कैसे निकालें? देखो बहुत सिंपल केस है, मैं क्या करता हूं, आप मेरे को ये समझाओ, फॉर्मूले के हिसाब से प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है? याद आ रहा है आपको? देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। कॉमन सेंस की बात है, ये याद है कि नहीं? देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता था भाई? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। मैंने आपको प्लीज द वेरी फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको सारा एक्सप्लेन किया था, है ना। वेन डायग्राम की हेल्प से मैंने सारा समझा रखा है आपको, प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं हम लोग, है ना। ए यूनियन बी की क्या होती थी? ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी इधर ले गया तो फिर ए प्लस बी माइनस ए यूनियन बी हो जाएगा, ठीक है जी। तो अब आपको ये ए इंटरसेक्शन बी की मिनिमम वैल्यू चाहिए। मिनिमम वैल्यू का मतलब क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लो, ए यूनियन बी बड़े से बड़ा आ जाए। बात समझ पा रहे हो? ए यूनियन बी ज्यादा से ज्यादा आ जाए तो हमारी बात बन जाएगी, ठीक है जी। तो अब आप ये सोचो, ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है भाई? ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास क्या गिवन है? 0.9 गिवन है, 0.9 गिवन है। अच्छा जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी गिवन थी जी? 0.8 गिवन थी। अच्छा जी, माइनस ए यूनियन बी। अब आप मुझे जरा समझाओ, ए यूनियन बी बड़े से बड़ा कैसे आएगा भाई? जब दोनों बिल्कुल फार अपार्ट हो जाए, है ना। बड़े से बड़ा ए यूनियन बी कब आएगा? ये देखो, जैसे ये ए सेट है, ये बी सेट है, अगर ए का सबसेट बी निकला है, बी का सबसेट ए निकला है, तो ए यूनियन बी बड़ा नहीं आएगा। बड़ा कब आएगा? ये जब दूर दूर, जितना हो सके दूर दूर कर दो आप इनको, ठीक है। तो दूर दूर करने की कोशिश करोगे तो हो सकता है कि ये पूरा का पूरा सैंपल स्पेस ही बना दे, ठीक है। क्योंकि देखो 0.8, ये नंबर्स की तरफ चलो भाई, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.9 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.8 है, तो अगर हो सकता था कि इन दोनों का जब हम यूनियन करवाएं तो पूरा सैंपल स्पेस आ जाए, दिस इज पॉसिबल। बट अगर यहाँ पे 0.2 होता और यहाँ पे 0.2 होता, तो फिर इन दोनों को मिला करके मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, अगर ये दोनों डिसजॉइंट भी होते, अगर दोनों म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स भी होते, तो भी प्रोबेबिलिटी 0.2 प्लस 0.2 0.4 आती। तो ये दोनों मिलाकर के सैंपल स्पेस नहीं बना सकते थे, इसलिए मैं कह रहा हूँ नंबर्स का खेल है, बहुत ध्यान रखना। तो यहाँ पे 0.9 है, 0.8 है, तो पहली बात तो यहीं से समझ लो कि ये दोनों म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स नहीं हो सकते, क्योंकि म्यूचुअल एक्सक्लूसिव होते तो दोनों की यूनियन में क्या होता, दोनों ऐड हो जाते, तो 0.8 0.9 प्लस 0.8 तो 1 से ऊपर चला जाता, तो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव तो नहीं है, कुछ ना कुछ कॉमन तो है। हाँ जी, तो मैक्सिमम करने के चक्कर में हम क्या करेंगे, इनको फार अपार्ट करने की कोशिश करेंगे, और हो सकता है ये दोनों का जब हमने यूनियन करवाया तो पूरा का पूरा सैंपल स्पेस आ गया, और पूरे सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1। तो 1 से ऊपर तो ऑब्वियस ही बात है, आप जा भी नहीं सकते थे, समझ पा रहे हो कि नहीं। तो ए यूनियन बी मैक्सिमम 1 तक जा सकता है, तो मैं वही मैक्सिमम 1 ले लेता हूं। हाँ जी, तो 0.9 प्लस 0.8 माइनस माइनस 1, तो कितना आ जाएगा जी? आप अपने आप चेक कर सकते हो, 9 और 8 कितना हो जाएगा? 0.9 प्लस 0.8 कितना होगा? प्लीज आप अपने आप चेक कर लेना, है ना। वही बात है, मैं करूंगा तो टाइम वेस्ट है, प्लीज अपने आप चेक कर लेना क्या आंसर आएगा ये। चलो लो भाई लो, 0.9 प्लस 0.8 9 9 18, तो ये कितना बचा जी? 17 बचा ना, 1.7, तो 1.7 माइनस पॉइंट माइनस 1 करोगे तो ये निकलेगा 0.7, ठीक है। तो पी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी की मिनिमम वैल्यू होगी जी 0.7, ठीक है जी, और मैक्सिमम वैल्यू होगी जी, मैक्सिमम वैल्यू होगी जी 1, ठीक है। बार बार समझा रहा हूँ, नंबर्स का खेल होता है सारा, ठीक है, नंबर्स के हिसाब से चलना है। अगर यहाँ पे नंबर छोटे होते तो हमारे को कुछ और स्ट्रेटेजी लगानी पड़ती, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.2 होता, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से 0.5 होता,
तो 0.2 प्लस 0.5 दैट इज 0.7, तो फिर 1 तक हम नहीं जा सकते थे, तो हमारे को यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू 0.7 भरनी पड़ती और अज्यूम कर लेते कि दोनों म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। ठीक है, आई थिंक आप समझ पा रहे हो, जितनी कॉमन सेंस से आप चीजें समझोगे करोगे उतना जल्दी आपको समझ में आएगा। मैं जितना मर्जी बोलता रहूं इससे कोई फायदा नहीं होगा, आपको अपने आप से थोड़ा सा कॉमन सेंस से गैस करना पड़ेगा यहाँ पे क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो और यहाँ पे प्लीज ये बात ध्यान रखना, अब जैसे देखो ए इंटरसेक्शन बी में हमने इसको बी क्यों ले लिया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्यों ले लिया था, क्योंकि हम ले सकते थे ए इंटरसेक्शन बी की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। मैक्सिमम कब आएगी, या तो ए सबसेट ऑफ बी का या बी सबसेट ऑफ ए का, है ना। ये देखो ये ए और बी था, दोनों का इंटरसेक्शन पार्ट था, बड़े से बड़ा चाहिए था, तो या तो ए को खिसका के इधर कर दो या बी को खिसका के इधर कर दो, दोनों में से एक काम आपको करना पड़ेगा, है ना। तो अब मैंने यहाँ पे बी कंफर्टेबली ले लिया था क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी छोटा था और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ज्यादा था, तो मतलब बी छोटा सेट था, तो इसलिए हम कर पाए। लेकिन अगर यहाँ पे वही बात है, ये पॉइंट रहता था और ये पॉइंट 9 होता तो फिर मैं ना कर पाता, फिर थोड़ी सी दिक्कत आ जाती काम करने में। ठीक है, आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे, क्लियर है। और यहाँ पे ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम 1 हम क्यों ले पाए हैं, क्योंकि ये देखो दोनों 0.9 और 0.8 थे, बड़े वैल्यूज थे। 0.5 होते तो भी मैं बोल देता वर्स्ट केस में कि हाँ जी मिनिमम वैल्यू चाहिए थी ना, तो दोनों म्यूचुअल एक्सक्लूसिव मान लो हमारी बात बन जाएगी। ठीक है, अदरवाइज फिर वही बात है, जितना बोलूं उतना कम है भाई। ठीक है, मैं जितना करता जाऊंगा ना ऐसे तो मेरे मन में और भी पॉइंट्स आते चले जाएंगे, तो सुबह से लेकर रात तक मैं बोलता ही रहूंगा। आप कॉमन से गेस कर पा रहे हो कि जो आइडिया है वो मैंने आपको दे दिया है। ठीक है जी, ओके, तो मैं क्या करता हूँ, इसको कर देता हूँ छोटा, आप फटाफट से इसको कर लो नोट डाउन। ठीक है, एक ही स्क्रीन पे आ गया ये, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, तो इसका आंसर आ रहा है जी 0.7। ठीक है जी, ओके। तो बस अब यहाँ पे हमारी 11 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं, तो बस अब एक दो बातें छोटी छोटी सी रह गई हैं, वो मैं आपके साथ और कर लेता हूँ। ठीक है, तो क्या रहता है हमारा वैसे, प्रॉपर्टीज रहती हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, प्रॉपर्टीज ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो बहुत सिंपल सिंपल प्रॉपर्टीज हैं, वो आपको याद रखनी है। रादर याद क्या रखनी है, गेट एग्जाम में सीधा सीधा ट्रू फॉल्स में आ सकता है। एक बात ये सोचो, मैं आपको बोलता हूं कि ए इज सबसेट ऑफ बी, ठीक है, और मैं अब आपको बोल दूं प्रोबेबिलिटी कि बी गिवन ए, बताओ क्या होगी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी बी गिवन ए बता दो और प्रोबेबिलिटी ए गिवन बी बता दो। ए गिवन बी का मतलब क्या होगा कि अब बी में से हम लोग ये देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और ये क्या निकलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, जो पीछे है वो नीचे है, आपको पता है। हाँ जी, तो ए सबसेट है बी का, क्योंकि ए सबसेट है बी का तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा जी, ऑब्वियसली ए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इट कम्स आउट टू बी 1। ये बात समझ आई, मैं अभी आपको दिखा के भी ये सब चीजें, है ना, तो ये आ जाएगी 1। तो याद रखना है जब ए सबसेट होगा बी का तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए जब आपसे पूछी जाएगी तो ऑब्वियसली वो 1 आ जाएगी। कॉमन सेंस की भी बात है, देखो ये सोचो ए सबसेट है बी का, तो मतलब ए सेट छोटा है और बी सेट काफी बड़ा है, तो मैंने बोल दिया कि बी हैपन होने की क्या प्रोबेबिलिटी है कि ए हैपन हो चुका है। ऑब्वियसली जब ए हैपन हो चुका है तो बी तो 100% हैपन हुआ ही हुआ है। तो थिंक आप समझ पा रहे हो, कॉमन सेंस की बात है, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। ऐसे जब आप ये देखोगे तो क्योंकि a इज सबसेट ऑफ b तो इट विल कम आउट टू बी प्रोबेबिलिटी ऑफ a डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ b। ठीक है, तो प्लीज ध्यान रखना, व्हेन a इज सबसेट ऑफ b, b गिवन a विल बी 1 एंड a गिवन b विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ a डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ b। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे। ठीक है जी, अच्छा जी, तो ये है जी हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी जो आपको माइंड में रखनी है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है जी, when A and B are mutually exclusive events, when A and B are mutually exclusive events, तो आप मुझे जरा समझाओ प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B क्या होगी और प्रोबेबिलिटी B गिवन A क्या होगी। कॉमन सेंस की बात है, जब दोनों म्यूचुअल एक्सक्लूसिव हैं, दोनों में कुछ कॉमन है ही नहीं, और मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B, मतलब B ऑलरेडी हैपन हो चुका है और अब आपसे पूछ रहा हूँ A हैपन होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, बिग जीरो। कॉमन सेंस की बात है क्योंकि दोनों म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स थे, ये जीरो आएगा और ये भी जीरो आएगा। और नहीं समझ में आ रहा तो फॉर्मूला लगा लो, और क्या करोगे, ए गिवन बी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। आपको पता है ए इंटरसेक्शन बी क्या होगी, जीरो होगा, क्या है ना, ए इंटरसेक्शन बी इज जीरो, ए इंटरसेक्शन बी दादा से बोलो तो ए इंटरसेक्शन बी इज 5, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 विल बी व्हाट, एम्प्टी सेट की प्रोबेबिलिटी जीरो है, सीधी सी बात। ठीक है, तो इसका आंसर जीरो आएगा। सिमिलरली आप इसके लिए भी चेकिंग कर सकते हैं। क्लियर है एकदम, ओके जी, ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी दिखाऊं मैं, इसको नोट डाउन कर लो फटाफट, कर लिया, ठीक है जी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, थर्ड प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी गिवन सी दैट विल बी इक्वल टू व्हाट। अब एक बात ये सोचो, देखो कुछ नहीं है, ए यूनियन बी गिवन सी मैंने कह देना, गिवन सी मतलब नाउ योर सैंपल स्पेस इज सी ना,
क्योंकि अब ये योर सैंपल स्पेस सी है तो बस सिंपल ए यूनियन बी में आपसे पूछ रहा हूँ, तो जो आपको फॉर्मूला पता है बस वही चुपचाप से लगा दो। तो अब क्या बोलोगे, ए गिवन सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी गिवन सी। दैट्स इट, बिल्कुल सिंपल है एकदम, क्लियर है एकदम। इसके प्रूफ वगैरह में भी हमारे को पूरे जाने की जरूरत नहीं, आप कॉमन सेंस गेस कर पा रहे होगे। ए गिवन बी का मतलब क्या होता है भाई, नाउ बी इज योर न्यू सैंपल स्पेस, उसके हिसाब से हम चल रहे हैं, तो बस उसी के हिसाब से चल लो। तो सी इज योर न्यू सैंपल स्पेस, तो ए यूनियन बी मैंने आपसे पूछा है, तो अब क्या बोलोगे वही, ए गिवन सी प्लस बी गिवन सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी गिवन सी। आई थिंक आप समझ पा रहे हो मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। नहीं समझ आ रहा तो ये देखो भाई, ये देखो जैसे ये है हमारा सैंपल स्पेस, ठीक है, विजुअलाइज करा देते हैं थोड़ा सा, ये सैंपल स्पेस है, ये है जी हमारा इवेंट सी। अब उसके बीच में मैंने दो इवेंट मान लिए ए और बी, ठीक है, तो दिस इज योर ए, मैं इसको ना थोड़ा सा क्लियरली लिखने की कोशिश करता हूँ, दिस इज योर इवेंट ए। विजिबल नहीं होगा ना, फिर वही बात है, दिक्कत आएगी, विजिबल नहीं होगा आप लोगों को, तो चलो मैं बाहर की तरफ लिखता हूँ, ठीक है। ये है हमारा ए इवेंट, ये है हमारा बी इवेंट, ये है हमारा सी इवेंट और ये है हमारा सैंपल स्पेस। तो ए यूनियन बी गिवन सी का मतलब क्या होगा, नाउ योर न्यू सैंपल स्पेस इज दिस, योर सी इज योर न्यू सैंपल स्पेस। तो उसके हिसाब से अब मैं ए यूनियन बी कर रहा हूँ, तो ये आपको क्यों नहीं आती करनी, जैसे नॉर्मल आपको प्रोबेबिलिटी में आता था वही सब मैंने फॉर्मूला लगाया और कुछ नहीं किया। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा सबको, है ना, मेरे ख्याल से मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, अब ये जरा मुझे समझाओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट गिवन बी दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए बार गिवन बी, तो दैट विल बी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। बहुत सिंपल है, इसका प्रूफ कैसे करें, इट इज वेरी वेरी सिंपल सिनेरियो, बताओ इसका प्रूफ कैसे करें। बहुत सिंपल है, मैं आपको सिंपल देखो ऐसे बोलता हूं, ये देखो आपको ये चीज पता है ना, देखो मैं पहले ये चीज आपसे पूछता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस गिवन ए, कोई एक मैंने ए सबसेट मान लिया सैंपल स्पेस एस का, प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस गिवन है दैट विल बी ऑब्वियसली 1। कॉमन सेंस की बात है, मैं आपको अभी ऊपर समझा के आया हूं, क्योंकि ए सबसेट है ना इसका, ये यहाँ पे ये समझो, देखो यहाँ पे ए सबसेट होगा इसका, क्योंकि एस इज आवर सैंपल स्पेस और इवेंट ए मैंने पकड़ लिया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग सैंपल स्पेस गिवन इवेंट ए हैज ऑलरेडी हैपेंड ऑब्वियसली 1 होगी, कॉमन सेंस की बात है, क्योंकि ए सबसेट ऑफ एस। अगर नहीं याद आ रहा तो ये देखो भाई, ऊपर मैं आपको भी सिखा के आया हूँ, ये देखो ए सबसेट ऑफ बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए क्या आया था, 1 आया था, है ना, तो वही चीज है। तो ए सबसेट ऑफ एस, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस गिवन ए विल बी ऑब्वियसली 1, इतना तो आप गेस कर पा रहे होंगे, ठीक है जी। अच्छा जी, तो अब एक बात ये सोचो, अगर मैं आपको बोल दूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट गिवन, या रादर चलो ए नहीं लेते, फिर यहाँ पे आपको टेंशन आएगी, मैं ले लेता हूं से बी, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट गिवन ए, क्योंकि सैंपल स्पेस इज नथिंग बट, आप उसको कोई भी दो उसके दो सबसेट्स का यूनियन करवा सकते हो ना, मतलब एक सेट एक्स ले लो, दूसरा सेट वाई ले लो, और अगर वाई एक्स का कॉम्प्लीमेंट है तो एक्स यूनियन वाई विल बी ऑब्वियसली एस। यार ये क्या बकवास बातें हैं, आपको पता है कि नहीं पता, एक सेट मैंने ए ले लिया, ये ए है, तो पूरा बचा हुआ पार्ट ए कॉम्प्लीमेंट है कि नहीं है, तो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट विल बी ऑब्वियसली एस, तो वो चीज मैंने कर दिया। तो कोई इवेंट मैंने बी ले लिया, तो बी यूनियन बी सबसेट ऑफ एस, ठीक है, तो बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट गिवन ए, है ना, एस को मैं इसे लिख सकता हूँ ना, एस इज नथिंग बट बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। हाँ जी, तो बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट गिवन ए दैट विल बी ऑब्वियसली 1, ठीक है। अच्छा, अब ये चीज मैं आपको अभी समझा के आया हूँ, ए अब ये समझ लो, ये एक्स है ये वाई है, तो एक्स यूनियन वाई गिवन ए क्या होता था भाई, एक्स यूनियन वाई गिवन ए क्या होता था, बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट गिवन ए। फॉर्मूला के हिसाब से क्या होगा भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, प्रोबेबिलिटी बी गिवन ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी कॉम्प्लीमेंट गिवन ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट गिवन ए। ये आपको पता है बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ऑब्वियसली 5 होगा, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं, बी और बी कॉम्प्लीमेंट आपस में ऑब्वियसली म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है, बट स्टिल मैंने लिख के दिखा दिया, तो ये चीज तो जीरो हो जाएगी। हाँ जी, तो बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट गिवन ए दैट इज योर नथिंग बट एस गिवन ए, तो इट विल बी नथिंग बट 1, तो 1 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट गिवन ए, ठीक है जी। ओके, तो बस अब यहां से आप निकाल दोगे क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट गिवन ए विल बी इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, ठीक है, यही चीज मैंने आपको प्रूव करनी थी, ए कॉम्प्लीमेंट गिवन बी इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ए गिवन बी, ठीक है। वो ए बी का यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ होगी, बी ए हमने ऐसे कुछ बना दिया, बट तो इतनी बेसिक बेसिक बातें भाई आप अपने आप से समझ पा रहे होंगे, ठीक है, मैं जितना मर्जी बोलूँ उतना थोड़ा है, कोई इसमें से कुछ खास बात निकलेगी नहीं, ठीक है, जितना बोलूंगा कंफ्यूजन से पैदा होंगे। आप आई थिंक अपने आप से समझ पा रहे होगे, मेरे ख्याल से मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस की बातें हैं, बिल्कुल बेसिक बेसिक सी बातें हैं, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा सबको, तो फटाफट से इन सबको नोट डाउन कर लो आप लोग, ठीक है। मैं ये पहले तो ये इसको करो नोट डाउन फटाफट, ठीक है, इतने पार्ट को, उसके बाद ये जो बचा हुआ पार्ट है इसको नोट डाउन कर लो आप लोग।
ठीक है जी। तो फाइनली हमने 11 क्वेश्चंस किए हैं बिल्कुल मीनिंगफुली, और कुछ प्रॉपर्टीज देख ली हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की। दिस इज मोर देन सफिशिएंट। अब गेट एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन आगे उठा के देख लेना, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड आपका बड़ा आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।